हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप टीचिंग परीक्षा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, पढ़ रहे हैं और अपना पूरा ख्याल रख रहे हैं। एंड अभी एज वी ऑल नो कि आर्मी स्कूल के लिए जो है पेपर आने वाला है, सो उसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, सो वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग विद दैट। ठीक है, हम वो भी आपको पढ़ाना अब स्टार्ट कर रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, बस आप शिद्दत लगा के प्लीज़ सिर्फ पढ़ाई कीजिए। तो सोशलाइजेशन का पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन आता किस प्रकार से है। ओके, ठीक है, और फिर हम एक थ्योरी जो है वो करेंगे। चलिए प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न ये कहता है कि बच्चे जो हैं वो जेंडर रोल एक्वायर करते हैं। जेंडर रोल होता है कि आप अपने लिंग के आधार पे जो जो भूमिकाएं आप ग्रहण करते हैं। ठीक है, सो वो किसके द्वारा आप जो जेंडर रोल्स हैं कि आप मदर हैं तो आप ऐसे बिहेव करेंगे, आप लड़की हैं तो ऐसे बिहेव करेंगे, है ना, आप अगर लड़का हैं तो आप ऐसे बिहेव करेंगे। सो ये सारी चीज़ें हमें किसके द्वारा मिली हैं? तो हमें बहुत अच्छे से इसका आंसर पता है कि समाजीकरण ने हमें ये सारी चीज़ें दी हैं, सोशलाइजेशन ने हमें ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो दी हैं। तब देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है कि एक बच्चा जेंडर रोल्स कैसे एक्वायर करता है। तो हमने कहा सोशलाइजेशन के द्वारा, कल्चर के द्वारा, ट्यूशन के द्वारा या फिर मीडिया के द्वारा। ऑब्वियस सी बात है कि आप बड़े होके एज अ बॉय, एज अ गर्ल, आपके क्या रोल है जो आप अदा करते हैं, अलग अलग रोल, जो अलग अलग भूमिकाएं हम अदा करते हैं, वो सोशलाइजेशन ही हमें सिखाती है। सोशलाइजेशन से ही हमें ये पता चला, ऑटोमेटिकली हमें ये पता चला है कि अच्छा अगर आप फीमेल हैं तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है, आप क्या क्या चीज़ें जो एज अ फीमेल आपसे उम्मीद की जाती हैं कि आप करेंगे। जैसे सिंपल सा उदाहरण देती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, अभी आजकल बहुत कम हो गई है बिकॉज हम एजुकेटेड हैं और हम सब अब लड़का लड़की एक समान मानते हैं और बहुत घरों में तो इम्प्लीमेंट भी होता है। लेकिन एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि ये एक्सपेक्टेशन कि अगर आप लड़की हैं तो आपको खाना बनाना तो आता ही होगा, आपको किचन संभालनी आती ही होगी। ये एक एक्सपेक्टेशन है, एक रोल है, जो बेसिकली एक लड़की से उम्मीद की जाती है। इन द सेम वे एक आदमी से उम्मीद की जाती है कि आप ब्रेड अर्नर होंगे, राइट, आप रोटी कमा के लाएंगे, आप बाहर जाएंगे, आप जॉब करेंगे। ये अपने आप में स्वाभाविक है, तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं करता, मतलब लॉजिकली तो ऐसे ही चलता है। ये सारी चीज़ें हमने एक्चुअली में अपने घरों में भी देखी हैं, राइट। उससे पहले उन लोगों ने जो हमारे पेरेंट्स थे उनके माँ बाप भी ऐसे ही थे, तो उन्होंने क्या किया है, ये एक्चुअली में समाजीकरण से हमारे तक ये जो चीज़ें हैं वो पहुँचाई हैं। ठीक है, और समाजीकरण एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम सारे वैल्यूज़, सारे जो नॉर्म्स हैं सोसाइटी के या अपनी फैमिली के, वो हम सीखते हैं। सेकंड प्रश्न देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों और मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करता है ना। अब देखिए आपकी जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी हैबिट्स बनी हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल छोटी छोटी सी हैबिट्स, जैसे रिसेंटली मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि एक छोटी सी आदत होती है, और वो छोटी सी आदत ये है कि लेट्स से बहुत सारे फैमिलीज़ में ये आदत होती है कि आपने खाना खाया एंड खाना खाने के बाद देखिए एक छोटी सी मतलब इशू है, उसके बाद आप इमीडिएटली कुछ मीठा खा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे घरों में ये होती है। ये एक आदत है, ये एक हैबिट है। ये बेसिकली कैसे फॉर्म हुई? चली आ रही है ना। तो वो चली कैसे आई? बिकॉज ऑफ दी समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन, क्योंकि सोशलाइजेशन हुई है। आपने अपने घर में देखा, उससे पहले आपके दादा दादी करते होंगे या उनके माँ बाप करते होंगे, तो वो ऐसे 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 फिर घर में चलती आती है। ठीक है, तो जितनी भी हमारी वैल्यूज़ हैं या हमारे जो मूल्य हैं, जैसे सही झूठ वाला मूल्य, झूठ ना बोलना या अपने काम पे टिके रहना, ये सारे मूल्य आपके अंदर अगर आते हैं तो वो सारे के सारे सोशलाइजेशन से ही आते हैं। जैसे अगर
फॉर एग्जांपल अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना, ठीक है, डेली वर्कआउट करना, डेली वॉक पे जाना, मेडिटेशन करना, या अच्छा सोचना, या गुरुद्वारे जाना, या मंदिर जाना, ऐसे बहुत सारे मूल्य हैं जो आपके अंदर आप देखिएगा कहीं ना कहीं से आए हैं, चाहे वो मीडिया के थ्रू आए हों, चाहे वो घर में देख के आप पे आए हैं। तो सोशलाइजेशन के तो अलग अलग एजेंट्स हैं ना, हो सकता है वो इंस्टाग्राम में आपने कुछ देखा और आपको एकदम प्रभावित कर दिया तो आप वो करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली सोशलाइजेशन एक अपने आप में बहुत बड़ा भयंकर सी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं। तो सोशलाइजेशन से ही हम सारी की सारी चीज़ें सीखते हैं। कोई भी कौशल हम अगर सीख रहे हैं, कोई भी हैबिट अगर हम सीख रहे हैं, तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, बहुत ही सिंपल है। देखिए इसका सेकेंड ऑप्शन इंक्लूजन क्यों नहीं हो सकता? इंक्लूजन का मतलब है चीज़ों को इंक्लूड करना, है ना, समावेशी जिसे हम कहते हैं कि जहाँ जहाँ हम बात करते हैं कि हर तबके से, हर एबिलिटी, हर ज़रूरत का जो बच्चा है उसे आप एक ही स्कूल में पढ़ाएं, उन बच्चों के साथ जिनकी कोई स्पेशल नीड्स नहीं होती। सो ये तो नहीं हो सकता आंसर। मेन स्ट्रीमिंग भी नहीं हो सकता, ठीक है, कि ऐसे बच्चे जिनकी जो स्पेशल ज़रूरतें हैं उनको बाकी बच्चों के साथ आप मेन स्ट्रीम में लेके आएँ, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन भी नहीं हो सकता कि आप कैसे अलग अलग कैटेगरीज में चीज़ों को बांटते हैं। तो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, एक ही प्रोसेस है, एक ही प्रक्रिया है जिससे हमने वैल्यू सीखी है, सारी चीज़ सीखी है, वो हमारी सोशलाइजेशन है। ओके जी, अगला प्रश्न देखिए। फैमिली एंड नेबरहुड आर, जो फैमिली होती है, ठीक है, नेबरहुड होते हैं, दे आर द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। ये वो हैं जो हमें समाजीकरण के बारे में बताते हैं, सिखाते हैं। तो क्या ये एक मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं? ठीक है, मनोवैज्ञानिक नहीं है क्योंकि ये एक्चुअल में वाकई में हमारे साथ एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे केवल नहीं है ये फिजिकली भी है ना। सो क्या ये प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसीज हैं, मिडिल सोशलाइजिंग एजेंसीज हैं, या सेकेंडरी हैं? अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन के एजेंट्स कौन से होते हैं और सेकेंडरी कौन से होते हैं, तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो इसका जो आंसर है वो है प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज की। बिल्कुल सही है, जो हमारी फैमिली है, जो हमारा आस पड़ोस होता है, सबसे पहले जब हम पैदा होके इस दुनिया में आते हैं तो हमारा जो फर्स्ट कांटेक्ट है वो हमारी फैमिली के साथ होता है। फैमिली में चाहे कोई भी हो, चाहे आपके पेरेंट्स आ जाएं, चाहे आपके ग्रैंड पेरेंट्स आ जाएं, अगर जॉइंट फैमिली है तो चाचा ताया भी हो सकते हैं, है ना। तो उसके बाद आपका आस पड़ोस, ये लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। आजकल आस पड़ोस शहरों में तो इतना नहीं इन्फ्लुएंस करता क्योंकि आजकल आना जाना कम है, लेकिन पहले ज़माने में जहाँ बहुत ज़्यादा आना जाना होता था, पड़ोसी भी फैमिली की तरह ही होता था। अब तो इतना किसी के पास ना तो टाइम है और ना ही हमें अच्छा लगता है किसी के रोज़ रोज़ घर जाना। तो उस टाइम पे नेबरहुड सबसे मतलब फैमिली जैसा ही होता था, ठीक है। लेकिन अगर हम आज के ज़माने की भी बात करें तो हम नेबरहुड को प्राइमरी क्यों मानते हैं? क्योंकि देखिए घर के हम कहते हैं ना कि रिश्तेदारी से बने ना बने, पड़ोसी से ज़रूर बननी चाहिए क्योंकि घर के बाद इमीडिएट बात अगर कोई आता है तो वो आपका नेबर ही है, ठीक है। सो फैमिली और आपका पड़ोसी, ये जो है समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं, प्रमुख एजेंसियां हैं। चलिए आगे देखते हैं। स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर, एक स्कूल है, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, आपको पता है। सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है स्कूल, एक ऐसा तरीका जहाँ पे बच्चा, देखिए फैमिली के बाद आस पड़ोस के बाद आप कहाँ जाते हैं? आप स्कूल में जाते हैं ना। तो बेसिकली स्कूल जो है, जहाँ पे सबसे प्रमुख कौन होगा स्कूल में, जिससे जो हमें हमारी वैल्यू सिखाता है या हमें कोई कौशल सिखाता है, तो टीचर है, ठीक है। तो टीचर बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करता है, ठीक है। सेंट्रल पोजीशन जो है वो टीचर की रहती है। ओके जी, तो ये थे प्रश्न। आपने देखा बहुत आसान प्रश्न आते हैं, आप इनको ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अभी हम आगे शुरू करते हैं। ये है सोशल कंपैरिजन थ्योरी, जिसे हम सामाजिक तुलना का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। ये एक थ्योरी है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कई बार आपसे पूछ सकते हैं बिकॉज सोशलाइजेशन का बहुत अहम सा हिस्सा है। ओके, देखिए सोशल कंपैरिजन थ्योरी क्या कहती है। सबसे पहले इस थ्योरी को किसने दिया ये आपको पता होना चाहिए। अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, अमेरिका से हैं, इनका नाम है लियो फेस्टिंगर। लियोन फेस्टिंगर बेसिकली 1954 में उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी जो है वो निकाली थी। इसको कंपैरिजन थ्योरी, डिसोनेंस थ्योरी आप ये ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं लियोन फेस्टिंगर। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि लियोन का ये मानना है कि हमारे अंदर
लियोन फेस्टिंगर जो हैं वो दो चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, आई थिंक मैंने क्लियरली बोला नहीं है। एक है सोशल कंपैरिजन थ्योरी और एक है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी किसने दी है, तो ऑब्वियसली लियोन फेस्टिंगर ने दी है। कंपैरिजन थ्योरी भी लियोन फेस्टिंगर ने दी है, लेकिन ये दोनों आपस में अलग अलग हैं, सेम नहीं है। मुझे ऐसे लगा शायद मैंने बोलते बोलते डिफ्रेंशिएशन नहीं की है। दो थ्योरीज हैं। आज पहले बात करते हैं कंपैरिजन की। देखो, जब हम तुलना करते हैं, कहते हैं कि लोगों के अंदर ही ये एक इन्नेट, मतलब हम इस चीज़ के साथ पैदा होके आए हैं कि हम अपने आप को इवेलुएट, हम खुद का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। और जब हम खुद का मूल्यांकन करते हैं ना, तो हम अक्सर अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम हमेशा ऐसे कंपेयर करते हैं कि यार ये सुंदर बहुत है, या ये बहुत स्मार्ट है, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, ठीक है। ऐसे हमारे अंदर आदत होती है अपने आप को कंपेयर करने की दूसरे के साथ। हम अपनी मूल्यांकन करते रहते हैं, हमारी क्षमताओं का मूल्यांकन करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक बच्चा म्यूजिक में बहुत अच्छा है, तो वो अपने आप को कंपेयर करे जो क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है उसके साथ। वो ये नहीं देखेगा कि यार मेरी एबिलिटीज़ हैं वो अलग हैं, तो क्लास में ये ओके। एक होता है ना, बच्चा होता है, हर क्लास में होता है एक बच्चा होता है जो बहुत ज़्यादा अटेंटिव होता है, जिसको सब लुक आफ्टर करते हैं, और सारे बच्चे ऐसा बनना चाहते हैं। हमारी क्लास में भी होता था एक, ठीक है। तो एक ऐसा बच्चा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा म्यूजिक में बहुत अच्छा है, तो वो अपने आप को ऐसे बच्चे के साथ कंपेयर करता रहे कि यार इसके पास तो बहुत टैलेंट है, बहुत मुझे ऐसा बनना है। तो क्या है, हमारे अंदर नेचुरली ये तुलना है कि हम अपना मूल्यांकन दूसरों के साथ मिला के, अपने आप को कंपेयर करके, तुलना करके करते हैं, ठीक है। तो हम अपने आप को, हमारा जो सेल्फ है, हम जो हैं, हम उसे दूसरे के रिलेशन में देखते हैं, इसलिए हम उसे सोशल कंपैरिजन कहते हैं। शब्द है सोशल, यानी सोसाइटी, यानी समाज, है ना। और कंपैरिजन, जब आप समाज में जो रह रहे हैं दूसरे लोग, उनके साथ अपनी तुलना करते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी ये कहती है कि बेसिकली हम अपनी जो पर्सनल वर्थ है, मतलब हमारी खुद की नज़रों में जो जैसे भी हम अपने आप को देखते हैं, वो कैसे बनती है जब हम अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, और हम कंपेयर करते रहते हैं अपने आप को दूसरे के साथ, ठीक है। हम अपना स्टेटस कंपेयर करते हैं। ऑब्वियसली बात है, आपने देखा होगा कि लोग अक्सर कंपेयर करते हैं कि अच्छा इसके पास तो बड़ी गाड़ी है, मेरे पास उतनी बड़ी गाड़ी नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों पर हम कंपेयर करते हैं। तो बेसिकली कई बार हम कंपेरिजन करते हैं अपने से ऊपर वाले के तरफ, और कई बार अपने से नीचे वाले के तरफ, ठीक है। माने कहने का मतलब है जो हमसे अच्छा होगा ज़्यादा, तो उसे हम अपवर्ड कंपैरिजन कहते हैं। जो हमसे ज़्यादा अच्छा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, तो हम उसे डाउनवर्ड कंपैरिजन कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हिरार्की में हम ये करते रहते हैं, ठीक है। हम अपने आप को दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं। सो जो कंपैरिजन है वो बहुत सारे क्राइटेरिया पे हो सकता है। हम इंटेलिजेंस पे भी कंपैरिजन कर सकते हैं, हम कैसे कपड़े पहनते हैं उस पर कंपैरिजन कर सकते हैं, कैसे दिखते हैं, पैसे कितने कमाते हैं, इकोनॉमी। लोग कंपैरिजन पे कंपैरिजन करते रहते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, स्पेशली जब हम सोशल मीडिया पे देख के अपने आप को कंपेयर करते हैं कि यार ये तो बड़ा अच्छा कर रहा है, ओहो हो क्या घूम रहा है एंड एवरीथिंग। तो एक चीज़ याद रखिए, हर इंसान को हर चीज़ नहीं मिलती है। अगर उनके पास कोई चीज़ है तो हो सकता है उनके पास वो कोई चीज़ ऐसी ना हो जो आपके पास हो। सो बेसिकली, लेकिन क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो कंपैरिजन करता है, अपने से ऊपर के ऊपर वाले से भी कंपैरिजन करेगा, नीचे वाले से भी। ऑब्वियसली दोनों से, नीचे वाले से देख के वो क्या कहेगा कि अच्छा देखा मैं इससे बेटर हूँ, राइट। सो ये डाउनवर्ड कंपैरिजन है। और अपवर्ड क्या है, जो आपसे ऊपर हैं, जो आपसे अच्छे हैं, आपसे भी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, उसे हम अपवर्ड कंपैरिजन कहते हैं, ठीक है। सो ये एक सोशल कंपैरिजन थ्योरी के दो टाइप्स हैं। जैसे आप लोग भी कंपेयर करते रहते हैं, मैंने बहुत बार देखा है, बच्चे कंपेयर करते हैं सो टीचर्स के साथ, राइट। एंड आई रियली रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, तब बहुत कंपैरिजन होता था, ठीक है। सो कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ बोल के जाते हैं, बट इट इज़ ओके। हर इंसान की अपनी एक यूनिक क्वालिटी है, हर इंसान अपने आप में यूनिक है। तो आप जब आप कंपेयर करें तो आप बेसिकली अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें, है ना। सो ये कंपैरिजन में आपको दो टाइप्स जो हैं वो याद रखने हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, ठीक है। अब देखिए क्या है,
अपवर्ड क्या हुआ, जब हम देखते हैं कि ओके ये मुझसे ज़्यादा केपेबल है, ऊपर वाला जो बंदा है, हम उसकी तरफ अपनी कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि यार देखा, फॉर एग्जांपल कोई आपकी क्लास में टॉप कर जाए तो हम कहते हैं यार देखा सुंदर भी है, टॉप भी कर लेती है, ये भी कर लेती है, ये भी कर लेती है, तो हम अपने आप को उस इंसान के साथ कंपेयर करते हैं जो एक्चुअली में एक बहुत ही हमें लगता है हमसे ज़्यादा काबिलियत रखता है, ठीक है। तो मुझे लगता है मुझे इसका सक्सेस मंत्र पता होना चाहिए, ये ऐसे कैसे कर लेती है, ठीक है। सो ये अपवर्ड कंपैरिजन है, ठीक है। देन वी मतलब हम अपने अपने आप को उस इंसान के पैरामीटर पे मापते रहते हैं कि क्या मैं ऐसा कर पाता हूँ कि नहीं, यार ये कितना अच्छा गाती है, मैं नहीं इतना अच्छा गा पाती, है ना, ऐसे। सो ये अपवर्ड कंपैरिजन। डाउनवर्ड कंपैरिजन इज जब हम जो हमसे लेस हैं हम उसके साथ कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा माना जाता है कि जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड लोग होते हैं वो हमेशा अपने आप को अपवर्ड कंपैरिजन में इंगेज करेंगे, मतलब वो ज़्यादा अपवर्ड कंपैरिजन करते हैं। अपवर्ड कंपैरिजन का मतलब क्या है कि वो देखेंगे कि मुझसे ऊपर जो है, ठीक है, या बेसिकली वो ये करने की कोशिश करते हैं कि ये एज्यूम करते हैं कि मैं जो है मैं वो जो बेस्ट पर्सन है। अपवर्ड कंपैरिजन तो ऑब्वियसली बेस्ट के साथ ही होगा। तो इंसान को जो बहुत मोटिवेटेड लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रेरित लोग होते हैं, जिनमें बहुत प्रेरणा कूट कूट के भरी होती है, ऐसे लोग हमेशा अपने आप को अपवर्ड कंपैरिजन करेंगे, किसी बेस्ट पर्सन के साथ अपना कंपैरिजन करेंगे और हमेशा ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हम बेटर हैं उनसे या हम उनके बराबर हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर कोई इंसान उतना खुश नहीं है, अनहैप्पी है, उतना मोटिवेटेड नहीं है, तो वो डाउनवर्ड कंपैरिजन में जाएगा, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए क्या करेगा, जो हमसे नीचा होगा उसकी तरफ कंपैरिजन करेगा और अपने आप को अच्छा फील कराएगा। सो ऐसा हमेशा याद रखिएगा कि एक इंसान जो बहुत मोटिवेटेड है, हैप्पी है अपनी लाइफ में, वो हमेशा अपवर्ड कंपैरिजन की तरफ जाएगा। अच्छा, रिसर्चर्स ने ये भी दिखाया है कि बेसिकली जो लोग हमेशा अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, हो सकता है कि उन्हें कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिले कि मुझे इम्प्रूव करना है, कि देखो यार ये कितना अच्छा कर रहा है, ठीक है, तो मुझे ऐसा बनना है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा दूसरे बंदे के साथ कंपेयर करते हैं तो आपके अंदर एक फीलिंग आ सकती है कि आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपके अंदर वो गिल्ट की फीलिंग आ जाएगी, आपको सैड फीलिंग आएगी। रिमोट्स होता है सैड लगना, है ना, थोड़ा सैड का एक ऊपर वाला हिस्सा आप लगा लें, मतलब सैड से एक लेवल ऊपर, बहुत ज़्यादा सैड, है ना। ऐसे भी होता है कि लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोगों को तो खाना पीना उनका हिल जाता है, नींद नहीं आती, वो सारा दिन अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं। तो हम सब करते हैं, इवन आई डू इट, मतलब मैं एक्सेप्ट करूँगी, मेरे को भी कई बार लगता है यार मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है, मुझे सीखनी है, ठीक है। तो वो मोटिवेट करता है, तो अगर वो आपको मोटिवेट कर रहा है अच्छी बात है, लेकिन अगर वो आपका सुख चैन ही खोले कंपैरिजन तो गलत बात है, ठीक है। सो यही रिसर्चर्स बताती हैं। तो बेसिकली कंपैरिजन थ्योरी ये कह रही है कि कई बार हम जानबूझ के अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हमें किसी ने ये फील कराया कि हम उतने अच्छे नहीं हैं, है ना, तो क्या होगा, इंसान जो है उस सैडनेस में फिर वो अपने आप को और नीचा 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 देखना शुरू कर देता है कि हाँ देखा मेरे में तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसे। ओके, सो दिस इज कंपैरिजन। चलिए, अब है कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये तो बहुत आसान सी है, मैं इसको आपको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ और लेमैन टर्म में ही समझाऊंगी ताकि हमें दिमाग में बैठे रहे। अब देखिए, कॉग्निटिव डिसोनेंस, कॉग्निशन संज्ञानात्मक की बात हो रही है यहाँ पे। डिसोनेंस जब कोई चीज़ जो है जिसे आप ये कहें कि एक लय में नहीं है, एक लाइन में नहीं है, एक ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस, जब हमें एक डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, मानसिक तौर पे हमें अच्छा नहीं लगता, मानसिक तौर पे हमें डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, ठीक है। वो कब होता है, जब हम दो नाव में पैर रख लेते हैं। बेसिकली कहने का मतलब है कि दो ऐसे बिलीव्स, दो ऐसी वैल्यूज या दो ऐसे एटीट्यूड, है ना, जो आपस में मेल ही नहीं खाते। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, जिनका आपस में तालमेल नहीं है, लड़ाई है, ठीक है। सो अगर हम दो चीज़ें ऐसी करें तो ऑब्वियसली बात है कि हमें मानसिक
तौर पे अच्छा नहीं लगता। जैसे उदाहरण देती हूँ, मेरे को ये मैं हमेशा से ये मानती हूँ कि अपने काम के लिए आपको हमेशा ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, और मैं ऐसे ही करती भी हूँ। अपने आप को लेके मैं बहुत ईमानदार हूँ, तो ऐसा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके अपने असूल होंगे, जैसे ये मेरा असूल है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको अपना वो असूल शायद किसी अपने के लिए छोड़ना पड़ता है। अब वैसे आप अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं या जो भी है, लेकिन समटाइम्स आपको वो चीज़ छोड़नी पड़ती है। अब देखो, आपका बिलीफ कुछ और है, लेकिन आपको किसी के लिए कई बार वो छोड़नी पड़ी, तो क्या होगा, उससे आपका थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा, आपका दिमाग ना शांत नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है, मानसिक तौर पे आप शांत नहीं रहेंगे, क्योंकि देखिए आप कुछ बिलीव करते हैं लेकिन आपको करना कुछ और पड़ रहा है। तो उससे क्या होगा, कॉग्निटिव डिसोनेंस, मतलब कि मानसिक तौर पे आपका जो झगड़ा है दिमाग में वो चलता रहेगा, ठीक है। उसको कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। जैसे ये बहुत ज़्यादा होता है मेरे साथ, तो कि जब हमें पता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपको किसी के लिए कुछ करने के लिए करना पड़ा वो चीज़, बिकॉज वो कोई आपका अपना है, तो आपको करना पड़ा, तो आपके दिमाग में सारा दिन वो उलझन चलती रहती है, यार मैंने सही किया, या मुझे नहीं करना चाहिए था, या मैंने गलत किया। तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस है, ठीक है। जैसे आपको चोरी करी आपने, ठीक है, ऑल्दो आप मानते हैं कि चोरी करना बुरी बात है, लेकिन फिर भी आपने की, तो आपने दो ऐसे बिलीफ जो आपस में मेल ही नहीं खाते वो रखे हैं, दो ऐसी वैल्यूज जो आपस में मेल ही नहीं खाती वो अपने दिमाग में रखी हैं, दो ऐसे एटीट्यूड जो मेल नहीं खाते। तो जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हम बिलीव करते हैं लेकिन हम उसका ऑपोजिट काम करते हैं, उसका उल्टा करते हैं, तो हमारा जो दिमाग है वो शांत नहीं होता, ठीक है। उसको हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। कहते हैं कि इंसान की ना नेचुरल टेंडेंसी होती है कि उसको हमेशा बैलेंस चाहिए, हम सबको बैलेंस चाहिए। कितना अच्छा लगता है ना जब दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, शांत सोते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है। लेकिन जैसे ही दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो सब कुछ उथल पुथल हो जाता है ना। तो यही बात है, इंसान जो है वो कंसिस्टेंसी चाहता है अपने एटीट्यूड में, ठीक है, किस तरीके से वो व्यवहार करता है उसमें, क्या वो सोचता है उसमें। तो जब भी कोई चीज़ आएगी जो कंसिस्टेंट नहीं होगी तो उसको क्या हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, राइट। अब देखिए क्या है इनकंसिस्टेंसी कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ और बिलीव करती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बिहेव किसी और तरीके से करूँ, तो क्या है, इनकंसिस्टेंसी है, जिससे प्रॉब्लम होगी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक इंसान स्मोक करता है, ठीक है, उसको सुट्टा लगाने की आदत है, ठीक है, लेकिन फिर लिखा होता उसने कहीं पढ़ा है कि स्मोकिंग से तो आदमी मरता है, ऑब्वियसली लंग्स खराब होंगे एंड एवरीथिंग, स्मोकिंग किल्स। अब देखो मैं स्मोक कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ा है मैंने कहीं पे कि स्मोकिंग तो अच्छी नहीं है, उससे तो कैंसर हो जाता है, आप मर सकते हैं। तो मेरा व्यवहार जो मैंने पढ़ा है उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, तो मुझे अंदर से अजीब तो लगेगा ना कि ओहो यार मैं कर तो रहा हूँ स्मोक, मुझे नहीं करनी चाहिए, इट्स नॉट गुड। तो दिमाग में खलबली जो है वो मचती रहेगी, तो ये इनकंसिस्टेंसी है। ओके, अब क्यों है कॉग्निटिव डिसोनेंस, क्यों होता है, क्यों नहीं हम वो करते जो हम करना चाहते हैं, सीधी सी बात है, ऐसा क्यों है, राइट। तो सबसे पहले इसका रीज़न है फोर्स्ड कंप्लायंस बिहेवियर। फोर्स कंप्लायंस बिहेवियर होता है कि कई बार हम उस ऐसा व्यवहार करते हैं जिसमें हम बिलीव नहीं करते, उसका कारण है बाहरी सिचुएशन। हो सकता है कि हमें पब्लिकली फोर्सफुली कोई चीज़ करवाई जाए जिसको हम बेसिकली मानते नहीं हैं पर हम कर रहे हैं, तो फिर डिसोनेंस होगी, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा सोचेंगे मैं नहीं करना चाहता था, मैंने तुम्हारे लिए किया, तो डिसोनेंस है ना। फोर्स्ड कंप्लायंस जैसे हम कहते हैं, फोर्स्ड कंप्लायंस होता है जब धक्के से तुमसे कोई काम करवाया जाए। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल बड़ा मन था यार मूवी देखने का, है ना, जैसे आज संडे है जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरा बहुत मन था कि आज मेरे हस्बैंड घर पे हैं तो मैं सो जाऊं तो लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार लेक्चर रिकॉर्ड करना है और चलो छोड़ो नहीं सोते, अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। सो देख रहे हो आप, तो मतलब कई बार एक्चुअली में सिचुएशन ऐसी होती है कि आप जो करना चाहते हैं हम नहीं कर पाते हैं, फोर्स्ड हो जाते हैं, यू नो धक्के से आपको कुछ और करना पड़ता है। ऐसी ये तो मैंने फनी एग्जाम्पल दिया है आपको जानबूझ के ताकि आपको याद रहे, ठीक है। इसी तरीके से कई बार कुछ इंसान की एक्सपेक्टेशन होती हैं, उम्मीदें होती हैं, ठीक है, एक्सटर्नल,
तो भी हम जो है पब्लिकली कुछ और कर लेते हैं जबकि हम उसमें नहीं मानते, है ना। जैसे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम, ठीक है, मैं रिसेंटली, आपने शायद, आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि सोशल डिलेमा करके एक डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है, नेटफ्लिक्स पे है, ज़रूर देखिएगा उसको। इट इज़ अ वेरी 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 ब्यूटीफुल थिंग, एक आई ओपनर है टू जितना भी सोशल मीडिया हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ऐसे एग्जांपल आ रहा था तो मैंने कहा ये एग्जांपल ज़रूर कोट करूंगी आप लोगों के लिए। फोर्स्ड कंप्लायंस कैसे होती है, देखिए इंस्टाग्राम पे क्या होता है, आपका कई बार आपको अंदर से होता है, ठीक है, कि नहीं यूज़ करना, लेकिन फोर्सफुली आपको होता है कि नहीं एक बार देख लेती उस इंसान ने क्या किया, वो ऐसी फोटो डाली थी उसने, यार ये वो वाली ड्रेस वन में डाली थी, ब्ला 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 व्हाटएवर, ठीक है, जो भी मुझे नहीं पता क्या क्या कंपैरिजन्स होते हैं क्योंकि मैंने नहीं किए अपने साथ कभी ऐसे, तो जो भी है वो हम करना शुरू कर देते हैं। तो हम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहते हैं, ठीक है, हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे अंदर से लग रहा हो कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, फोटो भी तो डालनी है ना, लोगों को दिखाना है ना, कि ओके आज मैंने ये ड्रेस पहनी है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इंसान को क्या है, कई बार फोर्सफुली कोई चीज़ें करनी पड़ती हैं। दूसरे न्यू इन्फॉर्मेशन क्या कहती है, फॉर एग्जाम्पल आपने कई बार कोई व्यवहार कर रहे थे लेकिन आपने फिर उसके बारे में कहीं पढ़ लिया कि ये ठीक नहीं है, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आपने ली और आपको समझ में आया कि जो मैं आज तक मानती थी वो तो ठीक नहीं है, तो उससे क्या होगा, वो जो नई इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में फिट हो रही है टू ऑलरेडी जो आप जानते थे उसके साथ तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, लड़ाई, ठीक है, अगेन डिसोनेंस होगी। तो मतलब कि अगर हम ऐसे किसी व्यवहार के अंदर इंगेज होते हैं जो हम बहुत टाइम से कर रहे होते हैं, लेकिन फिर एक दिन हम उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं या हमें कहीं और से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यार ये तो सही नहीं है, तो भी डिसोनेंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको सोशल डिलेमा का एग्जांपल दिया कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री देखनी है, उसका मैं उदाहरण देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन अब आपने एक डॉक्यूमेंट्री देखी जो ये बताती है कि भाई ये जो नोटिफिकेशन वाला एक जो चीज़ डाली गई है वो आपको एडिक्शन करने के लिए डाली गई है, सिंपल सरल भाषा में मैं बता रही हूँ। तो इंसान को क्या लगेगा, ये नई इन्फॉर्मेशन है कि आपको सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आप तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हर सेकंड स्टेटस डालते हैं, हर सेकंड बताते हैं कि अब मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो ये जो नई इन्फॉर्मेशन आई, इसने एक बार के लिए आपका सारा बिलीफ हिला के रख दिया कि भाई इंस्टाग्राम तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं तो बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। तो इस न्यू इन्फॉर्मेशन की वजह से भी डिसोनेंस होगी, कॉग्निटिव डिसोनेंस इसको कहते हैं, ठीक है। सो कॉग्निटिव डिसोनेंस किस कारणों से हुई, जब आपको फोर्सफुली कई बार बाहरी कारणों की वजह से वो कोई काम करना पड़ रहा है, या नई इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली जो आपकी ऑलरेडी दिमाग में इन्फॉर्मेशन उसके साथ मेल नहीं खाती, तो भी डिसोनेंस होगा। फिर है डिसीजन, कि लोग डिसीजन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी डिसीजन हम डेली बेसिस पे बनाते हैं, तो जब भी हमारे पास दो चॉइसेस हों, हमेशा हमें डिसीजन का मतलब क्या है कि आपके पास दो चॉइसेस हैं और आपको कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी होती है कि ये करेंगे, ठीक है। सो तो क्या होता है, कई जब दोनों ही ऑप्शन सुंदर लगेंगे, यार ये भी अच्छी है ये भी अच्छी है, तो इंसान के अंदर डिसोनेंस आती है। जैसे आजकल मेरी तो डिसोनेंस आती है कि मैं थोड़ी देर बुक पढ़ लूँ या मैं सो जाऊँ, ठीक है क्योंकि ऑब्वियसली टाइम तो उतना सही होता है, तो मुझे होता है मैंने बुक भी पढ़नी है, मेरे पास मेरे पास अब इस समय 5 किताबें हैं जो मैं पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है, और उनमें से 3 या 4 किताबें तो ऑब्वियसली पेरेंटिंग और बच्चों को लेके है, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये चलता रहता है कि सोऊं के किताब पढूं, ठीक है। अब देखो दोनों चीज़ें तो नहीं मिल सकती ना, मिल तो एक ही चीज़ सकती है, लेकिन दोनों बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं, है ना। तो अब मेरे को डिसीजन में प्रॉब्लम होती है, सो इसको डिसोनेंस बोलते हैं, ठीक है। सो कई बार क्या होता है कि अगर हम एक चॉइस बना भी लेते हैं तो कई बार क्या होता है मैं सो जाती हूँ, फिर मेरे को लगता है मेरी बुक रह गई, मैं बुक पढ़ लेती, सोना तो रात को भी था, है ना। सो अब देख रहे हैं, ये मैं बहुत इजी एग्जांपल दे रही हूँ आपको, लेकिन इससे टफ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं। तो जब हम डिसीजन बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम एक चीज़ को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, हम दूसरे को नहीं कर सकते। तो जिस एक चीज़ को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कई बार हमें क्या होता है वो हमें दूसरी चीज़ जो हमने सिलेक्ट नहीं की होती है हमें लगता है वो कर लेनी चाहिए थी। तो ये सारा जो चीज़ें हैं ये हमारे दिमाग में अगेन डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती हैं। ओके जी, ठीक है, ओके जी। अब मुझे ये बताएं कि आप डील कैसे करेंगे इस कॉग्निटिव डिसोनेंस के साथ। तो देखिए, एक तरीका तो ये है कि आप जो मानते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए और इंफॉर्मेशन डालें,
उसी को सपोर्ट करने के लिए, ताकि आपको लगे कि जो मैं मानती हूँ वो बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को लगा कि भाई सुट्टा लगाते हैं हम स्मोक करते हैं तो उससे कैंसर होती है, पढ़ा था कहीं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम और रिसर्च करेंगे जो मुझे ये बताए कि ठीक है स्मोक करना भी ठीक है, स्मोक करके कोई इंसान, ज़रूरी नहीं है कि स्मोक करने से ही लंग कैंसर होती है, ये कहीं नहीं लिखा कि हाँ 100% उसी से होती है। अब मुझे पता है कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होती है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी चीज़ें और ढूंढी जो मेरे यकीन को या मेरे जो दिमाग में थॉट्स हैं, बिलीफ है, उसको और पक्का करे, उसको और सपोर्ट करे, ना कि उसके अगेंस्ट हो। तो मैंने क्या ढूंढा, मैंने ऐसे और चीज़ें पढ़ी जहाँ पे मैं रिसर्च पढ़ी जिसमें लिखा था कि ऐसे 100% श्योर तो नहीं है कि लंग कैंसर की वजह स्मोकिंग ही है, तो मुझे शांति मिल जाएगी कि यार ठीक है, मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि इसी से हो स्मोक, ठीक है, ओके। या कई बार क्या होता है, इंसान जो है उनका जो कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स होते हैं उसकी इंपॉर्टेंस कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मानना कि ठीक है यार अभी 2 दिन की तो ज़िंदगी है, अभी आज स्मोक कर लेते हैं, कल की कल देखेंगे। तो ऐसे भी लोग कई बार जो कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ है उसकी इंपॉर्टेंस भी कम कर देते हैं। तो दूसरा है, आप अपने बिलीफ्स को ही चेंज कर लें। कि अब आप अपना बिलीफ कैसे चेंज करेंगे? देखिए, बिलीफ क्या है कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ अनहेल्दी, है ना। तो उसमें डिसोनेंस क्या हो रही थी कि आपको टेंशन हो गई कि यार स्मोक करना तो अनहेल्दी होता है, मैं तो स्मोक करता हूँ और स्मोक करने से तो जो है लंग कैंसर होता है, ठीक है। तो अब क्या है, आप अपना बिलीफ ही चेंज कर लें। आप अपना बिलीफ क्या करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि स्मोकिंग से ही इंसान जो है मरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। या आप क्या करें कि भाई ना, मैं अब जो है स्मोक नहीं करूँगा, एक तो ये एक्शन ले सकते हैं। तो या तो आप अपना बिलीफ ही बिल्कुल चेंज कर लें कि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ये है। ओके जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये छोटा सा टॉपिक था और कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं सोशलाइजेशन टॉपिक से। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये छोटा सा टॉपिक जो बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का था और मैंने उसको और हल्का फुल्का बनाया है, आपको कैसा लगा। थैंक यू।